Hello bachcho. So now we are going to discuss the solution of chemistry paper which was held on 31st January in the evening shift. So let us start with the first question, that is statement based question, and the question is saying acid disproportionate in alkaline medium to give the products as H2S2O3 and S-2। पहला स्टेटमेंट ये है बच्चों। यहां पर अगर हम शब्दों पे ध्यान देंगे तो यहां थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इन द सेंस कि वैसे ये बातें हम जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या रेडॉक्स के दौरान बताते हैं कि देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 5 एलिमेंट एल्केलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, और फिर कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं उन रिएक्शंस को भी समझाया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब सल्फर को एल्केलाइन मीडियम में डाला जाता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बनाता है। ये थायोसल्फेट आयन और एक बनता है सल्फाइड आयन, जहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से चेंज हुई है। सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से ये ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि यहाँ जो सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है वो +2 निकल के आएगा, और सल्फर का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है वो -2 निकल के आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सल्फर एल्केलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, बिल्कुल बात सही है। और क्या प्रोडक्ट बनाता है? थायोसल्फेट आयन एंड सल्फाइड आयन। द पॉइंट इज कि यहां पर थायोसल्फेट आयन की बजाय थायोसल्फ्यूरिक एसिड अगर हमें दे रखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उस आधार पर अगर मान लीजिए एक्चुअल पेपर में, एक्चुअल क्वेश्चन में भी अगर यही प्रोडक्ट दे रखा है H2S2O3, तो लॉजिकली ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि एल्केलाइन मीडियम है और एल्केलाइन मीडियम में एसिड के फॉर्म में नहीं रह सकता, उसे आयनिक फॉर्म में जाना पड़ेगा, यानी कि थायोसल्फेट आयन बनेगा, ना कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो उस सेंस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि परक्लोरेट आयन जो है ClO4- आयन, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है एसिडिक मीडियम या व्हाटएवर मीडियम। तो यहां देखने वाली बात यह है कि क्लोरीन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हम जानते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए एक एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी होना होता है और रिड्यूस भी होना होता है। तो जब क्लोरीन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट में बैठा है तो वो और फर्दर आगे नहीं जा सकता या ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो केवल रिड्यूस हो सकता है। सो यहां पर इसके डिस्प्रोपोर्शनेट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाएगा, और इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट होंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर कुछ हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे रखे हैं या कॉम्प्लेक्स आयंस दे रखे हैं, और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को उनके सामने लिख दिया गया है। आइए देखते हैं कि कौन सा इनमें से सही मैचिंग है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन यहां पर दे रखा है कि NiCl4-2 डायामैग्नेटिक होगा। बच्चों यहां पर ये जानने चाहिए कि सभी कंपाउंड जो दे रखे हैं यहां पर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है या दो तरह की स्प्लिटिंग पॉसिबल है, जो हम CFT के अनुसार दिखाते हैं, पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग या फिर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग हो सकती है या फिर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो सकती है। ये कैसे जज करना होता है कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुई है या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुई है? तो यहां हम सबसे पहले NiCl4-2 टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2 आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निकल यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3D8। अगर हमारे पास 3D सीरीज का D8 वाला कोई भी आयन है तो वहां हमें देखना पड़ता है कि उसके साथ एसोसिएटेड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि Cl- आयन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होते ही वहां पर
टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी तो जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी ऑर्डर होगा 3D में, जो स्प्लिटिंग होगी Eg और T2g में, वहां हम देखेंगे कि T2g की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और Eg की एनर्जी कम रहती है। लेकिन एनीवेज दैट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो वैसे ही बहुत कम होता है। तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर अगला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाएगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 6, 7 और फिर 8। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं इस क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स में, और इसलिए ये क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ डेफिनेटली ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, NiCl4-2। तो उस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब नहीं होगा यहाँ पर करेक्ट। और अगर हम देखें तो टेट्रा क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो हम देख लेंगे। फिलहाल दूसरे की भी बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स में कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, जो केवल रट के जाते हैं चीजों को उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 कॉम्प्लेक्स है ये। और कार्बन मोनोऑक्साइड हम जानते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल पे भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ऐसे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मली हम 3d8 4s2 बोलते ही है, लेकिन 4s के इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली 3d में ही आ जाएंगे और ये 3d10 सिस्टम हो जाएगा। s सबसेल को खाली होना पड़ेगा। अब जब 3d10 सिस्टम आ गया तो हम जानते हैं कि अब d ऑर्बिटल में से कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं रह सकता। 10 इलेक्ट्रॉन को हम जब भरेंगे d सबसेल में तो सारे d ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो डेफिनेटली स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होने का अब चांस ही नहीं बचा, यानी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का चांस ही नहीं बचा। बाय द वे, खैर स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल हो चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, हमें तो यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टर को बताना है। तो डेफिनेटली जब 10 इलेक्ट्रॉन है और उन्हें अगर हम d सबसेल में भरेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो देन डेफिनेटली हम कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक होगा और कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है वो डायामैग्नेटिक होगा। तो क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक एंड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक, वो चीज हमें फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रही है। क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पैरामैग्नेटिक हो गया, जबकि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक हो गया। फोर्थ ऑप्शन शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, जिसमें हमें बोला गया है कि अमंग 15th ग्रुप हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3। बच्चों क्लासेज में राइट फ्रॉम द S ब्लॉक ये बातें बताई जाती है बच्चों को कि हाइड्राइड चाहे कोई से भी ग्रुप का हो, ग्रुप के अंदर नीचे जाने पर उसका रिड्यूसिंग पावर बढ़ता ही है, चाहे वो S ब्लॉक हो चाहे वो P ब्लॉक के हाइड्राइड्स हो। तो ऐसे में यहाँ पर ये बहुत ही मतलब बच्चों के लिए ये एकदम इजी सवाल लगना चाहिए अगर उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स याद रखे हैं, जो कि बार बार हर फैमिली में कहे जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सवाल बनेगा, यानी जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ऑब्वियसली गलत हो गया। जिस तरीके से अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उतना टाइम एग्जाम में देने का बनता ही नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही 1 लाइन बेस्ड 2 लाइन बेस्ड सवाल है, जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इंफॉर्मेशन बहुत इजीली हमें पता रहती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ा, जिसमें देख रहे हैं कि 15th ग्रुप के हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर नीचे की ओर घटनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, जबकि बात यह है कि नीचे की ओर रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि हाइड्राइड का रिमूवल आसानी से किया जा सकता है और इस वजह से उनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 15th ग्रुप के ऑक्साइड्स बनेंगे, डेफिनेटली हम जानते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं, E2O5 एंड E2O3। +3 में भी बनते हैं, +5 में भी बनते हैं। और इन एलिमेंट्स के जो ये ऑक्साइड होंगे वो कह रहे हैं कि ऑलवेज बेसिक होंगे। ये मतलब डायरेक्टली ऑक्साइड्स के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें बताया जाता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक होते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी जिस ग्रुप में नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट है, फास्फोरस जैसे एलिमेंट है, आखिर उनके ऑक्साइड्स कैसे बेसिक हो सकते हैं? उनके तो ऑक्साइड्स एसिडिक ही होंगे क्योंकि वो नॉन मेटल्स है। तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के जो ऑक्साइड्स है वो हमेशा बेसिक नहीं होते। हो सकता है कि विस्मित तक जाते जाते थोड़ा बहुत बेसिक कैरेक्टर आ जाए क्योंकि उसमें मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, बाकी तो ये एसिडिक या एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो डेफिनेटली ये गलत हो गया आउटराइटली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट अगेन गलत है जैसा यहाँ पे दे रखा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन अगेन इसका आंसर होना चाहिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को हम फजान रूल से कंपेयर करते हैं, जो आयनिक बॉन्ड के दौरान हम कवर करते हैं। और वहां पर फजान रूल के अगर हम नियमों को देखें फजान के अकॉर्डिंग, तो वहां देखेंगे कि ये जो 4 कंपाउंड दे रखे हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा आयनिक होगा। तो वहां बताया जाता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कैटायन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो एनायन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एनायन के चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां अब अगर हम देखें तो वही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर कैटायन पे चार्ज ज्यादा है और यहां पर भी कैटायन पे चार्ज ज्यादा है, जबकि यहां पर कैटायन Ag+ है और यहां कैटायन K+ है। तो डेफिनेटली इनमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया और इसलिए इन्हें तो हम आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। अब बचे हैं बात फर्स्ट एंड सेकंड की कि दोनों पर चार्ज सेम है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। यहां एक अलग पॉइंट बताया जाता है बच्चों को कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम देखेंगे कि आर्गन जैसा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो 18 इलेक्ट्रॉन वाला आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेगा। इसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जबकि Ag+ में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये एग्जैक्टली इनर्ट गैस जैसा नहीं होगा, बल्कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलेंगे। बेसिकली इसको ऐसे समझा जा सकता है, मतलब अगर और भी देखें तो ये कॉपर फैमिली का है तो कॉपर प्लस Ag+ एंड Au+, ऐसे उनके आयंस बनेंगे। कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जानते हैं कि 3d10 हो जाता है और 4s0 इस तरीके का हो जाता है। उससे पहले डेफिनेटली 3s2 3p6 भरा होगा। तो समान प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 4s2 4p, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे कि 3s2 4d10 हो जाएगा, मतलब 3d10 की बजाय 4d10 हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि 4s2 4p6 एंड 4d10 ऑफ कोर्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि कॉपर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। लेकिन ये इनर्ट गैस जैसा या एग्जैक्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। इनर्ट गैस जैसा लगने वाला है तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एनीवेज, जब कहने का मतलब है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तब तो हम बोल देंगे इनर्ट गैस जैसा, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोल देंगे कि वो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब बात आती है कि इसके पीछे क्या मतलब इसमें कैसे डिसाइड करते हैं हम कि कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पे ज्यादा होगा। तो ये बताया जाता है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले आयंस में से स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखने वाले आयन का पोलराइजिंग पावर हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, पोलराइज करेगा, और जितना पोलराइज करेगा उतना ही ज्यादा वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो Ag+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगेन अगर हम इसका कारण समझना चाहे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो अगेन इसका कारण सोच सकते हैं कि यहां पे 4d में इलेक्ट्रॉन है तो उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से
सिल्वर का न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा पकड़ के रखेगा या मतलब डिस्टॉर्ट करेगा उन एनाइन के इलेक्ट्रॉन को, और उस वजह से वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। पॉइंट ये हुआ कि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा था ही चार्ज की वजह से, यहाँ इसकी पोलराइजिंग पावर K+ की तुलना में ज़्यादा है क्योंकि Ag+ का स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो Ag+ में कोवेलेंट कैरेक्टर और ज़्यादा हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर फर्स्ट का हो जाएगा। वैसे ये एक्सप्लेन मैंने आपको डिटेल में किया है, बाकी पॉइंट ये है कि बहुत कॉमन सेंस लगा करके भी हम देख सकते हैं कि पोटेशियम, एल्कली मेटल्स बहुत अच्छी मेटल्स है और बहुत अच्छी मेटल्स जो है वो हमेशा ज़्यादा अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाती है, ये बात हम आसानी से समझ सकते थे जो इन तीनों में चारों में कंपेयर किया जा सकता है। खैर आगे अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5th क्वेश्चन, जिसमें अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सवाल है और यहाँ पर हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच करना है। पहली बात तो ये देख लेनी है कि बच्चों यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेज है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेज है, एक्वा कॉम्प्लेक्सेज है, यानी कि वाटर एज ए लिगेंड है सभी में। बस अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि सेंट्रल एटम किस टाइप का है और उसके डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें रीअरेंज करना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बात है कि यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुई होगी। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2Z और Eg बनते हैं, जैसा कि यहाँ पे दे भी रखा ही है। तो यहां देख लेते हैं, क्रोमियम +3 है बच्चों, क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 3D3 टाइप का। क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 3 चले गए हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि 3D3 टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आयरन +3 में है और आयरन +3 में 3D5 टाइप का हो जाएगा। निकल +2 में है और निकल +2 में जो है 3D8 टाइप का हो जाएगा। एंड वेनेडियम यहाँ पर +3 में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेनेडियम +3 में है तो ये 3D2 टाइप का हो जाएगा वेनेडियम। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों को डालना है, तब तो T2Z3 यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाला ही हो जाएगा। और अगर हम 3D5 की बात कर रहे हैं तो 3D5 में अब चूंकि यहां पर ये वीक फील्ड लिगेंड ही है, अल्टीमेटली डेल्टा O लेस देन P होगा। डेल्टा O लेस देन P होगा तो हम जब इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे Fe वाले में, Fe+3 वाले कॉम्प्लेक्स में, तो T2Z एंड EZ, तो यहाँ पे 1 1 1, फिर चूंकि डेल्टा O लेस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप ही कर जाएगा, तो अल्टीमेटली T2Z3 एंड EZ2, तो यहाँ पर ये मैचिंग इसके साथ हो जाएगी। निकल +2 3D8 और 8 इलेक्ट्रॉन वाला केवल एक ही यहाँ पर दे रखा है, वो है 4th। तो यहाँ पर बच्चे इस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं अगर वो इतना सा देख रहे हैं कि भाई C वाला जो है वो मैचिंग केवल 4th के साथ में हो सकता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पर कन्फिग्रेशन ही है, तो बहुत ईजी सा सवाल हो जाएगा उस हिसाब से। तो C with 4, तो C with 4 केवल एक ही ऑप्शन है, और आप देख सकते हैं कि उसके हिसाब से फिर सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से यानी सब का मैचिंग बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ओनली ऑप्शन जो C के साथ मैच कर रहा है 4th के साथ में वो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो बहुत आसानी से इसको रिलेट किया। बाकी भी हम देख सकते हैं, A का सेकंड के साथ में, क्या A का सेकंड के साथ में, B का थर्ड के साथ में, और यहाँ पे C का 4th के साथ में, तो D के किसके साथ में बनेगा, फर्स्ट के साथ में, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में अपने को पोटेशियम के क्वांटम नंबर्स पूछे गए हैं। जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है पोटेशियम के पूछे गए हैं। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 अपने को पता होना चाहिए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस फॉर्म में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है वो आर्गन 4s1। क्लियर है। तो अपने को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे कि आप देख पा रहे हो इट इज 4s1। अब इसके लिए जो सेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स का बनेगा वो रहेगा n will be 4, L will be 0, M will be 0 and S may be +- ½ ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 बार
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, N4L0M0, तो कौन सी ऑप्शन आएगी? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स में ये पढ़ाई जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन पे देखिएगा बोला गया है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द क्या है बिलो गिवन रिएक्शन। सो यहाँ पर क्या था, एल्कीन थी, एल्कीन रिएक्ट विथ DCl। सो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों कुछ याद होगा कि क्लास नोट्स में हम लोग क्या करते हैं, HCl की रिएक्शन कराते हैं। ओके, तो H की जगह यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिया, D, मतलब हाइड्रोजन का क्या ले लिया, आइसोटॉप। तो सिमिलर रिएक्शन होती है जैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्कोनिकोस एडिशन रिएक्शन करते हैं, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होती है, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन कराई गई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या हो गया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये क्या हो गया, डेल पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होता है ये क्या करेगा, ड्यूटेरियम पे अटैक करेगा, और ड्यूटेरियम पे अटैक करने के बाद बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन, और यहाँ पर लग गया ड्यूटेरियम। अब यहाँ पर ये जो Cl माइनस होगा ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, और आपका प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पर ये बताइएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया था कि बेंजीन है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, एसाइल क्लोराइड, मतलब क्या है, बेंजीन कंटेनिंग क्या बच्चों, यहाँ पर क्लोराइड दिया हुआ है, और यहाँ पर एनहाइड्रस क्या है, AlCl3। तो ये हमें पता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, आपकी फ्रीडल क्राफ्ट क्या होगी बच्चों, एसाइलेशन रिएक्शन होगी। मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट से क्या बच्चों, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। सो यहाँ पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। अब AlCl3 जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन होगा एल्युमिनियम पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, और ये क्या बन गया, AlCl4 क्या हो गया आपका, माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बेंजीन। बेंजीन क्या होगी बच्चों, अटैक करेगी इस कार्बोकेटायन पे, और ये बॉन्ड क्या हो गया आपका, टूट गया। तो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन क्या हो गई, यहाँ पर अटैच्ड हो गई, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या हो गया आपका, टूट गया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन। अब ये बताइएगा यहाँ पर क्या पड़ा हुआ, AlCl4 क्या, माइनस, मतलब क्लोरीन माइनस क्या करेगा, H पे अटैक करेगा, तो H कौन से फॉर्म में जाएगा, प्लस फॉर्म पे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, माइनस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या हो गई आपकी बेंजीन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है ये डायरेक्ट क्या है, एनसीईआरटी की क्या है, नेम रिएक्शन पूछ लिया। ये बोला गया कि बेंजीन कन्वर्टेड इनटू क्या, बेंजल्डिहाइड, और ये जो रिएजेंट यूज किया गया है ये रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में यूज किया जाता है। सो ये हर एक बच्चे को क्या रहता है, याद रहता है कि ये कौन सी रिएक्शन होती है, गट्टरमैन क्या होती है, कोच रिएक्शन होती है। ओके, सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी से दे दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट आंसर्स, यानी कि यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनमें से हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर जैसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं कि जैसा बच्चे ने बताया उस हिसाब से कि भैया यही अगर एग्जैक्ट शब्द लिखे हुए हैं तब तो हम कहेंगे कि ठीक है ये ऑयल तो होता है, ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे, जनरली डिकम्पोज कर जाता है या थोड़ा और हीटिंग करते तो एक्सप्लोजिवली रिएक्ट कर जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और
क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे में Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर, बात तो ठीक होगी इन जनरल, अगर अपन देखें मतलब तो बात ठीक है। Mn2O7 ये हम देखेंगे कि KMnO4 की जब रिएक्शन करवाते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो वहां पर ये बनता है। और तो KMnO4 की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो वहां पर ये Mn2O7 ये ग्रीन ऑयल होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड है ग्रीन ऑयल। तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब ऐसे तो बच्चों को पता रहती है, तो ग्रीन ऑयल होगा ये। फिर दूसरा जो यहां पर स्टेटमेंट बोला है कि B2O4 रिएक्ट विद एसिड टू गिव BO2+। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि ये बेनेडियम का ऑक्साइड है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेनेडियम मैक्सिमम +5 तक भी जाता ही है। अब ये बात बच्चों को डी एंड एफ ब्लॉक के दौरान बताई जाती है, जब वहां पर हम ऑक्सोकैटाइंस और इनकी स्टडी करते हैं कि भाई देखो डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सोकैटाइंस भी बना सकते हैं। ऑक्सीएनाइंस तो हम काफी सुनते हैं, लेकिन ऑक्सोकैटाइंस भी बनाते हैं। तो यहां पर बेनेडियम जो +4 में है वो जब एसिड की साथ रिएक्ट करेगा, ये बात भी बच्चों को पता रहनी चाहिए कि जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिड से एनायन आता है सॉल्ट में, तो बेस से क्या आएगा, ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये कैटायन भेजेगा और इसका कैटायन बनता है BO2+ टाइप का, जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वही 4 ही रहेगी। जनरली एसिड बेस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। तो यहां हम देखेंगे कि ये BO2+ टाइप का कैटायन बनाएगा, जो कि बात बिल्कुल सही है एसिड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है CRO इज ए बेसिक ऑक्साइड। डेफिनेटली बच्चों ये ऑक्साइड के क्लासिफिकेशन के दौरान ये बातें बताई जाती है कि क्रोमियम जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्साइड्स बनाता है। तो क्रोमियम वैसे तो मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, कुछ एसिडिक टाइप के भी हो जाते हैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से ऊपर चली जाए जनरली। तो हम देखेंगे कि क्रोमियम के कई सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, +2 में है ये, ऐसे ही +3 में होता है Cr2O3, और ऐसे ही इसका +6 में भी होता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि ये प्योरली बेसिक होता है और ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होगा, यानी ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है क्रोमियम जब +3 में है तो। और जब क्रोमियम +6 में है तो ये प्योरली एसिडिक की तरह बिहेव करता है, क्रोमिक एसिड बनाता है। ये क्रोमिक एसिड का एनहाइड्राइड भी कहा जा सकता है, H2CrO4 का एनहाइड्राइड। तो हम कह सकते हैं यस CrO जो है +2 वाला वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो ये भी बात सही होगी। अब आते हैं डी ऑप्शन पर, जहां पर बोला है कि B2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। बच्चों ये भी जो है डी एंड एफ ब्लॉक के दौरान ही बताया जाता है कि B2O5 वेनेडियम का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता हुआ देखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि B2O5 एक एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जब ये B2O5 एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जैसे मैंने बताया कि ये एम्फोटेरिक नेचर की तरह बिहेव करता देखने को मिला है। तो अगर ये एसिड की तरह साथ रिएक्ट करेगा तो इसे बेस बनना पड़ेगा, और एसिड से एनायन आता है तो बेस से क्या आएगा, कैटायन आएगा, और कैटायन ऐसा बनेगा कि उसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही रहे। तो यहां पर ये जो कैटायन बनाता है ये बनाता है बच्चों BO2+, जहां पे आप देखेंगे कि वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही आ रही है। जैसे सपोज करो कि एसिड ये H2SO4 होता, तो यहां पर जो सॉल्ट बनता वो BO2 का होल ट्वाइस SO4 ऐसा बनता, BO2 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे कैटायनिक चार्ज +1 है तो BO2 का होल ट्वाइस SO4 ऐसा सॉल्ट बनता H2SO4 के साथ में। अगर ये तो डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि B2O5 एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यहां लिखा है डज नॉट रिएक्ट, तो ये बात गलत हो गई। एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते, जैसे मान लीजिए KOH के साथ में, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता, एसिड की तरह बिहेव करता तो इससे क्या बनता, एनायन बनता,
और एनायन जो बनाता है ये बेनेडेट आयन बनाता है, जिसमें भी बेनेडियम +5 में रहेगा। तो ऑक्सी कैटायंस भी बनाते हैं ये, और ऑक्सी एनायंस भी बनाते हैं। B2O5 एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर A, B, C तीनों करेक्ट होंगे, यानी कि उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद क्या कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड क्या H2SO4। सो हमें पता है कि ये हम लोग नाइट्रेशन में यूज करते हैं, तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है HNO3 प्लस क्या कंसंट्रेटेड क्या है H2SO4। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है कि NO2 क्या बन जाता है, प्लस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर समझिएगा लिया क्या गया, ब्रोमो क्या लिया गया, बेंजीन। सो यहाँ पर क्या ले लिया गया Br, और यहाँ पर अपने पास है क्या NO2 प्लस, और ये क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो ब्रोमीन होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब देखो होता ये है कि मैं ऑर्थो पे लगाऊं या क्या लगाऊं, पैरा पे लगाऊं। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी, आपकी ऑर्थो में होगी, और कहां पर होगी, आपकी पैरा में होगी। लेकिन होता ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, मान लीजिए कि आपने बोल दिया ऑर्थो, लेकिन होता ये है कि जब ये ऑर्थो क्या करेगा, अटैक करेगा, और NO2 जब ऑर्थो पे लगेगा तो यहां पर लग जाता SIR इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैरा जो होता है वो क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट आता है। तो ये NO2 कहां पर लगेगा, ये कौन सी पोजीशन पे लग गया, पैरा पे। तो आपका ऑप्शन ये ए आ गया प्रोडक्ट। अब यहां पर ये बोला गया है कि NaOH यूज किया गया, क्या यूज किया गया, NaOH, और यहां पर हीट की गई है 573 क्या केल्विन, और यहां पर डाइल्यूट क्या है HCl। तो ये जो रिएक्शन होती है, यहां पर रिएक्शन होती है SNAR। कौन सी रिएक्शन होती है, SNAR। SNAR रिएक्शन फास्ट तब होती है जब आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसे ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे लगे हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पर जो हैलोजन होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और क्या लग जाता है, आपका OH लग जाता है। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, आपकी SNAR रिएक्शन होती है। तो यहां पर क्या आ गया OH, और यहां पर क्या लग गया NO2। ओके, सो बच्चों यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको रेट बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोफिलिक या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सो यहां पर ये बोला गया है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या बताना है, रेट बताना है ESR रिएक्शन का। अब देखिए होता ये है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सो यहाँ पर अगर रेट की बात करें, रेट की, तो ये बोला जाता है कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब बेंजीन रिंग की अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना है, बढ़ाना है, तो कैसे ग्रुप लगाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, मान लीजिए कैसे हो गए, ये जो ग्रुप है ये कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के रखे हैं तो क्या होगी, फास्ट होगी। तो रेट किसका ज्यादा होगा, इसका। सो यहाँ पर हमें यही पता करना है कि CH3 बच्चों बेंजीन रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I और क्या +H। NO2 कौन सा लगाता है, माइनस क्या लगाता है M। Cl जो होता है दो इफेक्ट लगते हैं, +M भी लगता है और -I, लेकिन -I क्या है, डोमिनेटिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर -I। तो अब आप ये बताइएगा जितना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो ऑप्शन में कौन सा चला जाएगा, अगर ऑर्डर देना फोर्थ चला गया,
फिर इसके बाद कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर कौन सा होगा, 3। तो अब आप ऑप्शन मैच कराइएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सो यहाँ पर क्या था, IUPAC दिया हुआ है और क्या है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है। मतलब अभी तक जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे तो ये दिए हुए था क्या, स्ट्रक्चर दिए हुए था और IUPAC पूछा हुआ था। यहाँ पर क्या है, रिवर्स करके क्वेश्चन दिया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आप पहले सबसे पहले क्या करिए, पेंटेन ड्रॉ कर लीजिए। सो यहाँ पर क्या किया आपने, पेंटेन ड्रॉ कर लिया, ओके, 1 2 3 4 और क्या 5। अब यहाँ पर ये बोला है कि एक पे क्या लगा दिया आपने, PH लगा दिया, तो 1 फिनाइल हो गया। अब ये बोल रहा है 2 पे क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, और वो भी कितने ब्रोमीन लगा दिए, 2 लगा दिए। तो यही तो है आपका, क्या है बच्चों, 1 2 3 4 एंड क्या 5। तो इसे क्या बोलोगे, 2,2 डाइब्रोमो 1 क्या है, फिनाइल क्या, पेंटेन। अब ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है आपका, सो ये देखिए सेकेंड ऑप्शन में 1 2 3 4 एंड क्या 5। तो ये क्या होगा, 2,2 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, 1 फिनाइल क्या, पेंटेन। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो काफी इजी क्वेश्चन है IUPAC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में ये बोला गया कि एनिलीन, ये बोला गया है कि एनिलीन react with concentrated H2SO4 at 475 क्या केल्विन। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका क्या है, बेंजीन क्या है, सल्फोनिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया, बेंजीन क्या बना दिया, अमीनो बेंजीन क्या है, सल्फोनिक। मतलब ये NH2 हो गया और यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, सल्फोनिक एसिड लगा दिया, ओके। अब एक चीज ये बताइएगा, यहाँ पर ये जो होती है ना, ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में चीजें बताई जाती है। यहाँ पर होती है ज्यूटर आयन, क्योंकि यहाँ पर एसिड भी है और क्या है, बेस भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, और बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3+ और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस, ओके। अब यहाँ पर समझिएगा, ये बोला गया है कि इसको आपने क्या करा दिया, लसाइन टेस्ट कराया। क्या कराया, लसाइन टेस्ट करा दिया। अब एक चीज ये बताइएगा, यहां पर ये बोला गया है कि क्या कराया है, लसाइन टेस्ट कराया है। तो यहां पर ये बोला गया है कि ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन होगा या नहीं। सो यहां पर ये क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है। क्या बच्चों, जेईई मेंस क्या है 2024 में, यहां पर क्या है कि अगर आपको क्या है, लसाइन टेस्ट कराते हैं, तो लसाइन टेस्ट में क्या होना चाहिए आपके पास, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या होना चाहिए आपके पास, कंपाउंड होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, FeCl3, न्यूट्रल क्या होता है, FeCl3, और जो Fe का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 होता है। वहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, और Fe जो होता है +2 में पहुंच जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन होता है। इसका जो यूज किया जाता है मूवीज बनाने में, जो फेक ब्लड होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में कि विलन क्या है, हीरो को क्या मार रहा है, गोली मार रहा है, तो गोली मारने पे जो ब्लड क्या होता है, निकलता है, वो कौन सा होता है, वो इसी का ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन किया जाता है। मीन्स क्या, सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जो फॉर्मेशन किया जाता है, वो क्या होता है, फेक ब्लड उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर अपने पास तो तीनों है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, और क्या है, कार्बन भी है। तो ये क्या होगा बच्चों, 100% क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया, एनिलीन फॉर्म अ सॉल्ट विद एनहाइड्रस Al3 इन क्या फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मेमोरी बेस्ड है, तो बच्चों ने कुछ ऐसा बोला है, लेकिन मेरे को यहाँ पर लगता है कि एनिलीन क्या है, रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है या नहीं देता है, ये ज़्यादा बेटर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये क्या है, NCERT में भी दिया हुआ है कि जो एनिलीन है, एनहाइड्रस AlCl3 और क्या है, RCl मीन्स क्या, एल्काइल हैलाइड, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है या नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये बोला गया सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में देखिएगा NH2 होता है, मान लो यहाँ पर RCl पड़ा हुआ है और आपने क्या डाल दिया AlCl3। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ये क्या करता है, एल्युमिनियम पे पहले ही अटैक कर देता है। जब ये अटैक करेगा, जब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका NH2 क्या हो जाएगा प्लस, AlCl3 क्या बन गया माइनस। अब नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो ये क्या कंपाउंड करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगी तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, इसमें पॉसिबल नहीं होती है। और बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया, क्या ये सॉल्ट बनाता है, क्या बिल्कुल ही AlCl3 के साथ क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर क्या है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, कपलिंग रिएक्शन है। सो कपलिंग रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होती है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या है बच्चों, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस करता हुआ किधर पहुंच गया, रेजोनेंस करता हुआ किधर पहुंच गया, कौन सी पोजीशन हो गई ये हो गई कौन सी आपकी, पैरा पोजीशन पे। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट भी रखा गया है। तो यहाँ पर क्या रखा गया है, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर क्या है, SO3। अब यहाँ पर समझिएगा ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये नाइट्रोजन पे क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ पर जो ये हो जाता है, तो यहाँ पर होती है N-N कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो कार्बन है और N है तो ये इससे जुड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, C-N कपलिंग। कार्बन और क्या, नाइट्रोजन क्या हो गए, जुड़ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा, कपलिंग रिएक्शन है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका N Me, क्योंकि फिर से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये आपका क्या हो गया, SO3 माइनस और क्या, Na प्लस। तो यहाँ पर ये नहीं रिवर्स करेगा कि आप इसे क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो, कहाँ पे लेके चले गए आप, ऑर्थो पे लेके चले गए। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन देख पा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन पूछा गया इस बार। कुछ पेपर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में से प्रॉब्लम नहीं पूछी गई थी, तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन पूछा गया। हमें Kp की एक्सप्रेशन बनानी है गाइस। सो Kp की एक्सप्रेशन बनानी है और अपने पास रिएक्शन दे रखी है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। द रिएक्शन इज A gas is giving you B gas plus half C gas। क्लियर है? तो मान लीजिए जीरो टाइम पे हमारे पास ये 1 मोल था और ये 0 और 0 पर मोल अगर देखें, जो डिसोसिएट होगा उसी को ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। आप देख पा रहे हो कि एक्सप्रेशन में Kp को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम प्रेशर के साथ रिलेट करना है। सो अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट होता है तो ये 1 से 1 मतलब अल्फा से अल्फा, 1 से हाफ मतलब अल्फा से अल्फा बाय 2। सो ये इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए, और Kp की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल हमें बनानी आती है। इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B की पावर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C की पावर हाफ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A की पावर 1 इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स की पावर डेल्टा Ng। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू अगर आप देखोगे तो देखो 1 प्लस हाफ माइनस 1, 1 प्लस हाफ माइनस 1, इट वुड बी हाफ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्विलिब्रियम में अल्फा, देन अल्फा बाय 2 की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस अल्फा।
इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर, टोटल मोल्स ऐड कर देंगे, इट वुड बी 1 प्लस अल्फा बाय 2 की होल पावर हाफ। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अल्फा इंटू अल्फा बाय 2 मीन्स अल्फा 3 बाय 2 अपॉन रूट 2 1 माइनस अल्फा पी की पावर हाफ 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ, और ये 2 ऊपर आ गया तो इंटू रूट 2, रूट टू कैंसिल हो गया गाइस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आया, अल्फा की पावर 3 बाय 2 पी की पावर हाफ अपॉन 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ 1 माइनस अल्फा। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट बैठ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको अपन यूजुअली करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। पेपर बहुत ही आसान आ रहे हैं, जेई मेंस देखिए ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है, अब आपको एडवांस पे फोकस करना है, बट फिलहाल एक क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को हाफ लाइफ दे रखा है 36 आवर्स, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है, वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 90% कम हो जाए, मतलब जो रिएक्टेंट है 90% कंज्यूम हो जाए, मतलब फाइनली वो टाइम निकालना है जब 10% रिएक्टेंट का बच जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर है, ऑलरेडी गिवन है, तो फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K लॉग A नॉट बाय AT। यहाँ T हाफ दे रखा है, सो K इज इक्वल टू जैसे कि अपने को पता है 2.303 लॉग 2 बाय T हाफ होता है जो कि 36 है, 36। चलिए K की वैल्यू को क्या करते हैं, K की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। सो यहां पर T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 बाय 36 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और ये आ जाएगा log A नॉट को अगर 100 अज्यूम करें, AT वुड बी 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसान सी कैलकुलेशन, 2.303 से कैंसिल आउट हुआ, log अगर 10 की वैल्यू देखें आपको 1 होती है, और ये 36 अपॉन 0.3010, सिंप्लीफाई करके अप्रॉक्स कितना आ गया 120 आवर्स में ये 90% कंज्यूम हो जाएगा और 10% अमाउंट बच जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम 10 लीटर से 100 लीटर तक गया, और इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कि 300 केल्विन में परफॉर्म किया गया, वॉल्यूम 10 लीटर से 100 लीटर, और 1 मोल गैस ली गई है, और अपने को यहां पर आइसोथर्मल जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है -2.303 RT nRT, n is 1, R is 8.314, टेम्परेचर इज 300, और अगर इसको किलो जूल में फाइंड आउट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, log V2 बाय V1। दोबारा लिख देते हैं यहां पर फॉर्मूला, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला
माइनस nRT ln V2 बाय V1। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करा तो 2.303 आ गया, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 300, फाइनल वॉल्यूम इज 100, इनिशियल कितना 10, लॉग 10 आपका 1 होता है, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 20 आता है इनटू 3, मतलब इट इज अप्रॉक्स 6 किलो जूल विल बी द आंसर। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, 6 किलो जूल इसका आंसर आया। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क की कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाई जाती है वर्क कैलकुलेशन में, ये आपने फिजिक्स में भी कवर करा होगा और केमिस्ट्री में भी कवर करा होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल्स का विटामिन पोर्शन से लिया गया है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया गया है, और उसी टॉपिक से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर स्टोर्ड इन अ क्या ह्यूमन बॉडी। सो होता ये है यहाँ पर कि विटामिन क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होती हैं, और कुछ विटामिन क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं। वाटर क्या होती है, सॉल्युबल होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो वाटर सॉल्युबल है वो कौन सी है, बी एंड क्या है, सी है। और जो आपकी फैट सॉल्युबल है, जिन्हें क्या बोल सकते हैं आप, स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आप इन्हें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो विटामिन कौन कौन सी होंगी, आपकी ए हो जाएगी, फिर कौन सी हो जाएगी आपकी, डी हो गई, फिर कौन सी हो गई, ई हो गई, और कौन सी हो गई, के हो गई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा क्या, 4। ओके, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4। कौन कौन सी आपकी फैट सॉल्युबल है, ए, डी, ई एंड क्या, के। वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी आपकी, बी एंड क्या, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। number of moles of H positive required by 1 mole of MnO4 negative to oxidize oxalate ion into CO2। क्लियर है। तो सबसे पहले तो अपन रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे गाइस। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ली गई है, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे इसका कि MnO4 नेगेटिव ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है किस में, CO2 में। और अपने को एक चीज पहले से ही पता है कि जो MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन ये जो एसिडिक मीडियम में जाता है ये Mn2 पॉजिटिव में। क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +7, यहाँ +3, यहाँ +4 और यहाँ पर +2, तो मैग्नीज का अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर हुआ है गेन। क्लियर है। और अगर अपन यहां देखें, एक कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और 2 कार्बन में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर लॉस है, और अपने को लॉस और गेन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर है। लॉस और गेन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, बहुत ही आसान है। इसको आप मल्टीप्लाई करें 5 से और इसको करें 2 से। द कोफिशिएंट ऑफ पर मैग्नेट आयन वुड बी 2 MnO4 नेगेटिव एंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सिलेट आयन वुड बी 5 C2O4 2 negative. It is giving you 10 molecules of CO2 and 2 molecules of manganese ion. सब कुछ बैलेंस है, आप देख पा रहे हो। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। मीडियम कैसा है, एसिडिक। कैसा है, एसिडिक। सो इन एसिडिक मीडियम you can add any number of H positive ions as well as H2O molecules, right? So देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 into 2 8 plus 20 it would be 28, और यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन है 20 और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर देखें रिएक्टेंट साइड में है 8। Now you have to balance these extra oxygen atoms. How can you do this? So very simple, इस 8 ऑक्सीजन के लिए we have to put 8 H2O molecules, 8 H2O molecules in the product side. ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, बट इन वाटर मॉलिक्यूल्स के चलते यहाँ पर 16 हाइड्रोजन
एक्स्ट्रा आ चुके हैं किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में. नाउ टू बैलेंस 16 हाइड्रोजन एटम्स वी हैव टू ऐड 16 H positive ions in the reactant size. Are you getting this point? Very good. So बहुत सिंपल हो गया. 2 मोल अगर पर मैग्नेट है, 2 मोल के लिए अपने को चाहिए 16 H पॉजिटिव आयन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 1 मोल MnO4 नेगेटिव को यूटिलाइज करना है ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सिलेट आयन को, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके लिए कितने H पॉजिटिव आयन चाहिए. देखो फॉर 2 मोल्स आई नीड 16 H positive ions. For 1 mole it would be 8. So right answer is 8. Simple redox reaction से ये क्वेश्चन को पिक किया गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था. क्लियर है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन में देखें, वैसे तो इसको अपन डी ब्लॉक में रख सकते हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है तो रेडॉक्स में भी कंसिडर किया जा सकता है. तो जैसे क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव प्रोडक्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट. तो हमें पता है यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है. यहाँ पर अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को KCl से हीट किया जाए H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका CrO2Cl2. अपने को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो इसने सिंपली क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में पूछा है. तो अगर उसको फाइंड आउट कर रहे हैं x प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x वुड बी प्लस 6. सो आंसर इज 6. क्लियर है. बाकी आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बट ही इज जस्ट आस्किंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट. राइट. बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्लास नोट्स का डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन आपको दे दिया गया है. यहाँ पर एक क्लास नोट्स में क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 मिथाइल क्या है ब्यूटेन रिएक्ट विथ क्या है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ क्या सनलाइट या क्या बच्चों H न्यू. सो यहाँ पर क्या है 2 तरीके से क्वेश्चन भी बोला जाता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल क्या है आपके पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है टोटल प्रोडक्ट्स पूछ सकता है. तो यहाँ पर एक क्लास नोट्स का क्या है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो क्लास नोट्स में भी आप देखेंगे तो ये क्या है आपको डायरेक्ट आंसर भी याद होगा कि इसका आंसर ये आने वाला है. तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं. और यहाँ पर ये बोला गया है क्या, यहाँ पर 2 मिथाइल क्या है ब्यूटेन है रिएक्ट विथ क्या है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या सनलाइट. सो यहाँ पर क्या होती है फ्री रेडिकल क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके किसे लगा देते हैं क्लोरीन को. तो यहाँ पर क्या किया आपने हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया क्लोरीन लगा दिया. हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया क्लोरीन लगा दिया. हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया क्लोरीन लगा दिया. हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया क्लोरीन लगा दिया. अब देखिए बच्चों के डाउट रह जाता है, ये क्लास में जनरली बोल देते हैं कि सर यहाँ से भी तो हाइड्रोजन हटा सकते हैं और क्लोरीन लगा सकते हैं. कोई बात नहीं, अगर आपने क्या किया हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो देखिएगा स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर ये जो आपने 5th बनाई है इसकी IUPAC सेम होंगे, मतलब ये सिमिलर स्ट्रक्चर है. देखिएगा 1 2 3 और क्या 4. तो इसे क्या बोलोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ओके. अब ये बताइएगा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसकी भी IUPAC क्या है 1 2 3 और क्या 4. 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यही है. अब ये बताइएगा यहाँ पर ये क्या होगा आपका रिपीटेड हो गया तो ये तो होगा नहीं. तो यहाँ पर स्ट्रक्चरली काउंट कर लीजिए कितने हो गए 1 2 3 एंड क्या 4. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आया आपका आंसर आया क्या 4. बट अगर यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया होता है क्लास में भी बोला जाता है कि अगर मान लो टोटल पूछ लेता तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कायरलिटी कि कितने बच्चों क्या है कंपाउंड्स आपके क्या है कायरल हो चुके हैं. ओके. तो बच्चों ये भी क्या है ये कायरल और बच्चों यहाँ पर क्या ये कायरल है ये तो नहीं है,
ये कायरल। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट और बच्चों एक एक ये। तो अगर टोटल यहाँ पर पूछता तो टोटल में कितना आता आपका 6, इंक्लूडिंग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टीरियो करते हैं। ओके बच्चों,